तो गाइस, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 का पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो जैसे कि आपको याद होगा कि हमने अपने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कैसे एवेलिन डेफ हुई, तो तब उसने अपने आप को ग्रो किया, कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि वो बिना सुने भी म्यूजिशियन बन सकी और पता नहीं कितने अवार्ड्स अपने नाम कर सकी। तो वैसे ही अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name of reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A Baba of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, and made seven holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of the holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty, and everyone was impressed. The instrument was different from pungi and had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a naive barber, the instrument was named as Shehnai. तो होता क्या है कि ये जो होता है एम्परर औरंगजेब, यहाँ एक एम्परर होता है जिसे ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, इसे पुंगी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इसके पास ना एक बहुत अनप्लीजेंट सी थी ये पुंगी, और वो जनरली एक नॉइज पे जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम, अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल as for reeded noisemakers. Reeded का मतलब wind instruments which had reeds like that, flute, the clarinet, etc. तो ये एक दफे से नाम ही बन गया कि नॉइस मेकर के टूल है, मतलब नॉइस मेकर का इंस्ट्रूमेंट है। फिर लोग सोचते थे कि किसी दिन ये रिवाइव होगी, रिवाइव मतलब कि वापस आएगी। तो एक बार्बर, वो फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, मतलब एक बार्बर था, फैमिली थी उसकी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की, हु हैड द एक्सेस टू रॉयल पैलेस, मतलब रॉयल पैलेस में उसका आना जाना था, मतलब वो आ जा सकता था। तो उसने सोचा कि वो टोनल क्वालिटी इसकी इम्प्रूव करे, मतलब इसकी आवाज की। तो उसने एक पाइप लिया जो कि नेचुरली ज्यादा लॉन्ग थी उस पुंगी से, और फिर उसने सोचा उसके उसमें उसने सेवन होल्स बनाए उसकी बॉडी पे। और फिर उसने उसके सम होल्स को, मतलब जैसे 7 होल थे तो धीरे धीरे बंद करना और खोल के बजाया, तो उसमें से मेलोडियस साउंड्स निकली। उसने वो उसने वो रॉयल्टी, मतलब किंग और उसके कोर्ट के सामने वो बजाया और सब लोग उससे इम्प्रेस हो गए। अब इंस्ट्रूमेंट को एक दूसरा नाम देना था, और वो एक्चुअली, और वो बजाया गया था शाह के चैम्बर में फर्स्ट टाइम, और बजाया तो उसे एक नाई ने, बार्बर। तो इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम उन दोनों को जोड़ के शहनाई रख दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक पुंगी है, ये शहनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लेंथ देख सकते हैं थोड़ी लंबी है। ठीक है, ऊपर से इसके होल्स भी है, ये देखिए ब्रॉडर है थोड़े। इसके मुकाबले इसके तो बहुत ही छोटे छोटे बस डॉट जैसे हैं, पर इसके फिर भी थोड़े बड़े हैं होल्स। और यहाँ पे एंड वाली हॉलो पाइप भी बड़ी है। तो यही मेन डिफरेंस है शहनाई और पुंगी के बीच में। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। The sound of the Shehnai began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. In the past, Shehnai was a part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at the royal courts. Till recently, it was used in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. तो इस पैराग्राफ में जो साउंड और शनाई की आवाज थी ना, वो काफी ऑस्पिशियस थी। ऑस्पिशियस का मतलब प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। और फिर यही रीजन ये फिर भी टेम्पल्स में बजाया जाता था, इन एन इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इनडिस्पेंसिबल मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। तो ये फिर भी बजाते गए, है ना। The Shehnai was a part of Naubat or traditional assemble. Assemble इसका मतलब होता है, वैसे से प्रोनाउंस ensemble करते हैं things here। इधर इसका मतलब है as a group of 9 instruments found in the royal courts.
अभी तक तो ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज होता था। ये क्रेडिट इसे क्लासिकल स्टेज पे लाने के लिए सिर्फ बिस्मिल्लाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको यहाँ तक लाए थे। इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ तक सिर्फ यही लाए थे। उसके बाद a 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita. At the end, which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg and a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy was traveled so far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो यहाँ पे एक 5-year-old यही बिस्मिल्लाह खान की बात अब वापस ही बता रहे कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे। मतलब वो गिल्ली डंडा खेलते थे पौंड के पास, एंशियंट स्टेट ऑफ डमराव एक जगह है वहां पे बिहार में। ही वो हर बार रेगुलरली बिहार जी टेम्पल में जाता था भोजपुरी चैता गाने के लिए। उसके एंड पे उसे एक बिग लड्डू, मतलब बहुत बड़ा लड्डू 1.25 केजी का, 1.25 किलो का उसे एक लड्डू प्राइज बाय द लोकल महाराजा उसे देते थे। ये 80 इयर्स पहले हुआ था जब वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड भारत रत्न जीता था। Born on 21 March, उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। वो एक म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, उनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनका वो शहनाई का नवाज था भोजपुर किंग्स कोर्ट का। हिज फादर पैगमार बख्श, उनके पापा का नाम पैगमार बख्श था। And other paternal ancestors का मतलब ancestors of his father were also great Chennai players. The young boy took music early in his life. At the stage at the age of 3, जब वो 3 साल का था, when his mother took him to maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, बिस्मिल्लाह खान was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। तो जब वो 3 साल का था उसकी मम्मी उसे बनारस यानी वाराणसी, अब उसे वाराणसी बुलाते हैं, वहां पे ले गया और वो काफी फैसिनेट होता था अपने अंकल्स को शहनाई प्रैक्टिस करते हुए। Soon जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान started accompanying the uncle Ali Bucks to Vishnu Temple of Benares, where Bucks was employed to play the शहनाई। तो जल्दी ही वो बिस्मिल्लाह खान उन्हें कंपनी करने लगे, मतलब उनके साथ विष्णु टेम्पल भी जाने लगे जहाँ पे वो शहनाई बजाने के लिए अपॉइंट किए गए थे। अली बख्श would play the शहनाई, Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple Baglaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young appreciant's favorite haunts, where he could practice a solitude. The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to beyond the stage of Shehnai. तो वो उनके साथ जाता था, उनके साथ घंटों तक बैठा रहता था जब तक खत्म नहीं होता था। धीरे धीरे उसने भी लेसन्स लेने शुरू कर दिए और फिर वो काफी ईयर्स तक बागला जी और मंगला मैया जैसे टेम्पल जो कि गंगा जी के पास में थे वहां पे आने लग गया और सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने लग गया। जो फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा थे, मतलब बहती नदी उसकी, उसे काफी इंस्पायर करती थी कि वो और सीखे। At the age of 14, जब वो 14 साल की थी, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो वो उन अंकल के साथ अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस तक भी गया। At the end of recital, उस्ताद फैज़ खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." तो जब वो आ रही थी तो उस्ताद फैजा खान, मतलब जैसी रिसाइटल खत्म हुई तो उस्ताद फैजा खान ने उसके यंग बॉय की पीठ के ऊपर, मतलब जैसे प्यार से ऐसे करते हैं ना, पैट वैसे किया और बोला कि वर्क हार्ड और तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। ऑन विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, जब ऑल इंडिया रेडियो एयर स्टार्ट हुआ AIR इन लखनऊ 1938 में, बिस्मिल्लाह को इसकी बड़ी ब्रेक मिल गई, मतलब वो अब उसका काम काफी खत्म सा हो गया। ही सून बिकेन एन ऑफन हर्ड शनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो रेडियो पे अब बजाते थे। When India gained independence on 15th August
1947 बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। मतलब जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो पहले ऐसे इंडियन बने जो अपने नेशन को शहनाई के साथ ग्रीट किए। He poured the heart out into Ra Kafi from the Red Fort to the an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave the famous "Terrace the Destiny" speech. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip to abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was taken to Maestro that he gifted the princeless Persian carpets and other souvenirs. The King of Afghanistan was not only to be fascinated with Bismillah's music. तो बिस्मिल्लाह खान काफी जगह मतलब इंडिया और अब्रॉड हर जगह उनकी परफॉर्मेंसेज मेमोरेबल होती थी। उसकी फर्स्ट ट्रिप जो थी वो अफगानिस्तान की तरफ थी जहाँ पे किंग जाहिर को इतना उनका मैनचेस्टर पसंद आया कि उन्होंने पर्शियन प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स तक उनको गिफ्ट की है। Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah Khan play at the festival that he named the film after the instrument called Gurj Uthi Shehnai। तो ये विजय भट्ट जो डायरेक्टर थे सॉरी, इनको भी इतना अच्छा लगा कि इन्होंने तो अपनी मूवी का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। The film The film was hit and one of the Bismillah Khan's compositions, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in celluloid world, चार्जबस्टर वैसे मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर मतलब रिकॉर्ड ही सारे टूट गए और सेलॉइड मतलब ओल्ड फैशन वे रेफरिंग टू द फिल्म्स Khan's celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shanai and Vikram Shivana's Kadda venture, Sadhana Appanna. I just can come to in terms of the artificially, with the artificially and glamour of the film world, ही सेज विद एम्फेसिस। तो यही है कि मतलब उनको उनको काफी जगह पसंद किया गया, उनकी मूवीज में भी उनको लिया गया। उनका ये दिल का खिलौना है टूट गया बहुत फेमस हुआ और मतलब रिकॉर्ड सारे इसने तोड़ दिए। तो ऐसे करते गए और उनको काफी प्रोग्रेस मिलता गया। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in the Montreal, in the Cannes Art Festival, in the Orissa Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan. तो अवार्ड्स और सारे उनके पास बहुत जल्दी और बहुत बड़े और जल्दी आगे सारे अवार्ड उनके पास मतलब वो काफी अवार्ड्स जीते गए और उन्हें इनवाइट भी किया गया लिंकॉन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्ले करने के लिए। उन्होंने वर्ल्ड वर्ल्ड एक्सपोर्टेशन इन मॉन्ट्रियल में भी पार्ट लिया जो कि कैन्स आर्ट फेस्टिवल में जो कि ऑस्कार ट्रेड फेयर में था और वो बहुत जल्दी इंटरनेशनली भी नोन होने लग गए और एक ऑडिटोरियम तेहरान में उनके ने आफ्टर मतलब उनके ऊपर नाम रख दिया कि ताहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इससे पता चलता है कि काफी फेमस हो गया था और लोगों ने पसंद करने लगे थे। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड टू हिम। कॉन्फर्ड का इधर मतलब है यूजली अवार्ड और अ डिग्री। तो काफी सारे अवार्ड जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण उनको मिले गए थे और काफी लोगों ने उनको पसंद किया था। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the with एक second, sorry, with the coveted award resting on his chest, his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children this music, Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो इससे हमें पता चलता है कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का भारत रत्न से अवार्ड किया गया था। उनकी आईज ग्लिंट कर रही थी मतलब वो काफी खुश थे और उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन।
यहाँ तक कि अब तो वेस्ट से पीपल आके भी हमारा हमारा म्यूजिक लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे। तो इसलिए उनका ये मैसेज था कि सबको म्यूजिक आना चाहिए। In spite of having travelled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, exceedingly fond of Benares and Damrao, and they remained for him the most wonderful towns of the world. A student of once wanted to head him a Chennai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Benares by replicating the temples there. But Khan Sahib asked if he would be able to transport River Ganga as well. Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I only Benares and the Holy Ganga, and while in Benares I miss the unique matha of Damrao." तो वो उन्होंने बहुत दुनिया घूमी है, पर फिर भी वो फॉन्ट सिर्फ ये दो बनारस और डमराव से ही होते थे। ये उनको सबसे सुंदर लगते थे टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे सुंदर लगते थे। एक स्टूडेंट आया यूएसए में, उनसे शहनाई स्कूल खोलने की जिद की। उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया कि वो वैसे ही टेम्पल्स बना देगा और वो एटमॉस्फेयर एकदम इंडिया जैसा कर देगा। फिर खान साहब ने पूछा उनसे कि क्या तुम रिवर गंगा को उधर ले जा पाओगे? फिर उसने बोला कि जब भी दैट इज राइट, जब भी वो फॉरेन कंट्री में होते हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान देखने की इच्छा में रहते हैं, और जब मुंबई में होते हैं वो सिर्फ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचते हैं। और बनारस में वो यूनिक मट्ठा ऑफ डमराव, मतलब एक अजीब, मतलब यूनिक, सबसे यूनिक मट्ठा मिस करते थे जो कि डमराव में से मिलता था। Ustad Bismillah Khan life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts the devote, believing strongly in religion and obeying laws and following its practices. Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो ये हमें एक्स्ट्रा दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed on 21st August 2006 at the age of 90 after prolonged illness। उनकी डेथ हो गई थी 21st August 2006 में prolonged illness के कारण। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning, मतलब शांति बना के रखना। तो बस ये था हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।